रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये आज आपका लास्ट लेक्चर हो, इसमें हम पढ़ेंगे कफ। ठीक है, कफ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कफ की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, इससे ही हमें समझ में आएगा कि ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो उसे समझने में आसानी हो जाएगी अगर हम कफ की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेंगे। देखिए कफ क्या है। कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एक्सपेलिंग रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एंड फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयरवेज। कफ हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो क्या करता है, एयरवेज के थ्रू फॉरेन पार्टिकल्स हों या हमारे रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस हो, जैसे कि म्यूकस हो सकता है, उनको एक्सपेल करता है बॉडी से, एक्सपेल आउट करता है बॉडी से एयरवेज के थ्रू। तो ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आगे देखिए, इट अराइजेज ड्यू टू इरिटेशन इन द थ्रोट और एयरवेज। अगर हमारे गले में, थ्रोट में और एयरवेज जो है हमारे ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योल्स, लंग्स से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इनमें कुछ इरिटेशन होगी तो उसकी वजह से कफ अराइज होता है। ठीक है, आगे देखिए, समटाइम्स द कफ इज़ नॉन प्रोडक्टिव। कभी कभी क्या होता है, कफ होता है नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी म्यूकस वगैरह, सीक्रीशन वगैरह कुछ भी बाहर नहीं आता कफ में, सिर्फ सूखी खांसी जिसे बोल देते हैं। विच मीन्स दैट इट डज नॉट एक्सपेल एनी रेस्पिरेटरी सीक्रीशन, सच कफ शुड बी सप्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कफ प्रोडक्टिव नहीं है तो कोई भी रेस्पिरेटरी सीक्रीशन एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे कफ को सप्रेस करना ज़रूरी है, उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। आगे देखिए, प्रोडक्टिव कफ विच एक्सपेल्स रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस फ्रॉम द एयरवेज शुड नॉट बी सप्रेस्ड। जो प्रोडक्टिव कफ हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी से रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस को एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको सप्रेस करना नहीं चाहिए, उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्यों, देख लीजिए, एज इट मे लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ सीक्रीशंस इन द एयरवेज एंड लंग एटेलेक्टेसिस। जो ये सीक्रीशंस हैं ये हमारे प्रोडक्टिव कफ के थ्रू बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इन्हें दबाएंगे या इन्हें ट्रीट करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सीक्रीशंस हैं उनका एयरवेज में एक्यूमुलेशन हो जाएगा और लंग एटेलेक्टेसिस डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिसीज़ हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कफ सप्रेस करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो ड्रग्स यूज्ड फॉर कफ सप्रेशन। ठीक है, कफ सप्रेशन के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ में लेंगे वो वाली ड्रग्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती हैं फेरेंजियल डेम्युलेसेंट्स। फेरेंजियल डेम्युलेसेंट्स के बारे में देख लेते हैं। डीज ड्रग्स सूथ द थ्रोट एंड डिक्रीज सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड थ्रोट। ये ड्रग्स क्या करेंगी, जो आपका गला है, थ्रोट है, और इसमें जो आपकी सेंसरी इम्पल्सिस हैं, जो गला है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा होगा तभी तो वहाँ इरिटेशन होगी, और तो उसकी वजह से जो वहाँ पे सेंसरी इम्पल्सिस होंगी, ये ड्रग्स उन्हें डिक्रीज़ कर देंगी और गले को क्या करेंगी, शांति देंगी। सूत मतलब शांत कर देंगी। ठीक है, हिंदी में समझिए, शांत कर देंगी। ठीक है, आगे देखते रहिए, सब समझ में आएगा। डिक्रीजिंग कफ अराइजिंग फ्रॉम इरिटेटेड फेरिंग्स। तो जो इरिटेटेड फेरिंग्स है उसकी वजह से जो कफ अराइज हो रहा है उसको क्या कर देंगी, ये डिक्रीज़ कर देंगी। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो इसमें आते हैं आपके फेरेंजियल डेम्युलेसेंट्स में कफ सिरप्स, लिंक्टस एंड लोजेंजिस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखिए, एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोकाइनेटिक्स, ये कौन से ड्रग्स हैं, ठीक है, इनके बारे में देखिए, एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। These drugs either increase respiratory secretions, secretion enhancers। ये ड्रग्स क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हें सीक्रीशन इन्हेंसर्स भी बोलते हैं। और मेक देम लेस थिक, या उन्हें पतला कर देंगे, थिक कर देंगे, म्यूकोलाइटिक्स बोलते हैं इन ड्रग्स को। ठीक है, विच कैन बी ईजिली रिमूव्ड बाय कफिंग। जिससे क्या होगा, जो स्टिमुलाई इरिटेट कर रहा है थ्रोट को, वो रिमूव हो जाएगा कफ के थ्रू बॉडी से बाहर। ठीक है, ड्रग्स विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस। ऐसे ड्रग्स जो रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं, आर सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड गुएफेनेसिन। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, आपके सीक्रीशंस को थिक करेंगे और बॉडी से रिमूव कराने में हेल्प करेंगे। आगे इनके बारे में देख लीजिए, म्यूकोलाइटिक्स कैसे है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ब्रेक द थिक म्यूको
polysaccharides present in the sputum and make respiratory secretions less thick एंड वाटरी। ये इनका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं आपके स्पुटम में उनको ब्रेक कर देते हैं, उसकी वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है वो क्या हो जाते हैं, लेस थिक हो जाते हैं और वाटरी हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें बॉडी से बाहर निकालना आसान हो जाता है। आगे देखिए, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन की डोज दी हुई है 8 to 16 mg की डोज यूज़ की जाती है TDS दिन में 3 बार। एम्ब्रोक्सोल, ठीक है, ये ड्रग है 15 to 30 mg की डोज यूज़ की जाएगी। TDS ये भी आपकी दिन में 3 बार यूज़ की जाएगी। आगे इसके एग्जाम्पल हैं एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन आर कॉमनली यूज्ड म्यूकोलाइटिक ड्रग्स यूज्ड इन कफ सिरप्स। किस में यूज़ होते हैं, ये कफ सिरप्स में यूज़ होते हैं कफ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। आगे कफ को ट्रीट करने के लिए एंटीट्यूसिव्स ड्रग्स होती हैं, ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए क्या होती हैं। कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होती हैं। कफ सेंटर जो होता है हमारे ब्रेन में उसको सप्रेस करती हैं और कफ को ट्रीट करने में हेल्प कराती हैं। देखिए कैसे, दीज आर द ड्रग्स विच आइदर एक्ट ऑन द कफ सेंटर ऑफ द ब्रेन और एक्ट पेरिफेरली ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू डिक्रीज कफ इम्पल्सेस और डू बोथ ऑफ दीज एक्शंस। या तो ये आपके ब्रेन में जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस करेंगे, या फिर जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कफ इम्पल्सेस हैं उनको डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह, या फिर ये दोनों एक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से आपको कफ क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बोथ ऑफ दीज एक्शन, ये दोनों एक्शन भी करेंगे या इनमें से कोई एक एक्शन भी शो करेंगे, ठीक है। दीज ड्रग्स आर प्रीफर्ड फॉर ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव कफ, ठीक है, जो अनप्रोडक्टिव कफ है और ड्राई कफ है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ में लाए जाते हैं, जैसे कि ACE इनहिबिटर्स इंड्यूस्ड कफ। ACE एसिटाइल कोलिन जो आपका होता है, इसकी वजह से जो कफ इंड्यूस होता है उसको इनहिबिट करने के लिए, ठीक है। बट दीज में ऑल्सो बी यूज्ड इफ़ द कफ इज़ टू सीवियर और पोटेंशियली डेंजरस ईजी आफ्टर सर्जरीज। अगर आपकी सर्जरी वगैरह हुई है, ठीक है, उसके बाद कफ होना बहुत ही आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि स्यूचरिंग हो सकती है और कफ की वजह से, और सर्जरी के बाद कफ आपको प्रॉब्लम करेगा, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर या फिर बहुत सीवियर कफ है, ठीक है, सर्जरी के बाद कफ हो गया आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटीट्यूसिव्स जो होती हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स वाली ड्रग्स जो होती हैं ये देनी होती हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसके टाइप देख लेते हैं, 2 टाइप के हैं, ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स और नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स। पहले देख लेते हैं ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स। ओपियोइड्स आर वेरी गुड कफ सप्रेसेंट्स ड्रग्स, ठीक है, बहुत अच्छे कफ सप्रेसेंट ड्रग्स हैं। इनके एग्जांपल दिए हुए हैं कोडीन 10 to 15 mg TDS, और ये आपका फोलकोडीन 10 to 15 mg BD, ठीक है, एंड इथाइल मोर्फिन, ये आपके ड्रग्स हैं जो कि आपकी ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स हैं। इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्यूज लिएबिलिटी। ओपियोइड्स वर्सन एज्मा, ठीक है, एज्मा को और ज़्यादा वर्स कर सकता है, वर्सन हो सकता है एज्मा की कंडीशन में ये। नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स के एग्जांपल है आपके नोस्कैपिन 15 to 30 mg TDS इसकी डोज है, ठीक है, डेक्स्ट्रोमीथोरफान 10 to 20 mg TDS एंड क्लोफेडियानोल, ठीक है, ये आपके नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स ड्रग्स हैं। आर सेंट्रली एक्टिव एंटीट्यूसिव्स, सेंट्रली एक्ट करते हैं आपके ब्रेन पे, ठीक है, विच आर डिवॉइड, ये जो आपके ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनसे डिवॉइड है, उनसे रहित है, मतलब कॉन्स्टिपेशन, आपका नारकोटिक इफेक्ट, और जो डिपेंडेंस हो सकती है, डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग जो एक्शन होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स वाले, वो ये शो नहीं करते, ठीक है। आगे देख लेते हैं ड्रग कफ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं, वो हैं एंटी हिस्टामिनिक एंटीट्यूसिव्स। अब ये एंटी हिस्टामिनिक्स एंटीट्यूसिव्स, ये एंटीट्यूसिव्स का ही थर्ड पार्ट है, ठीक है। ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स, नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स। अब हम देखेंगे एंटी हिस्टामिनिक एंटीट्यूसिव्स। दीज ड्रग्स आर एडेड टू कफ सिरप्स बिकॉज दे डिक्रीज कफ ओइंग टू देयर सिडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। ये अपने एंटीकोलिनर्जिक और सिडेटिव एक्शन की वजह से कफ को डिक्रीज करते हैं, इसलिए इनको कफ सिरप में ऐड किया जाता है आपके एंटी हिस्टामिनिक एंटीट्यूसिव्स को। डू नॉट सेलेक्टिवली इनहिबिट द कफ सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये क्या करते हैं, आपके कफ सेंटर को, ब्रेन में जो आपका कफ सेंटर है उसको इनहिबिट नहीं करते हैं।
ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपके जो एयरवेज पे आपके जो इम्पल्सिस हैं जो कफ को प्रोड्यूस करवा रहे हैं उन पर एक्ट करेंगे, उनको डिक्रीज करेंगे। इसके एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड प्रोमेथाजीन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड प्रोमेथाजीन, ठीक है, ये आपके एंटी हिस्टामिनिक टिश्यूसिप्स हो गए। अब देख लीजिए ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, इनहिबिट द कफ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रोंकोस्पाज्म एंड ऑल्सो इंक्रीज द क्लियरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस बाय ओपनिंग द एयरवेज, ठीक है। ये आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जो कि ब्रोंकोस्पाज्म के थ्रू आपके या फिर जो रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस हैं उनकी क्लियरेंस करवा के और एयरवेज की ओपनिंग के थ्रू आपके ड्रग को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, आपके कफ को डिक्रीज कर देंगे। इसके एग्जांपल है साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन, ठीक है। तो हमने देख लिए कफ को ट्रीट करने वाले ड्रग्स। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर के, डीकंजेस्टेंट्स एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीकंजेस्टेंट्स और देख लेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।